हेलो दोस्तों। हम हो या आप हो, सभी को अपने भविष्य की चिंता तो होती ही है, अपने बुढ़ापे की चिंता होती है। बुढ़ापे में सुरक्षा, सिक्योरिटीज की आवश्यकता तो होती ही है, जिसके लिए हमारा गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड को प्रमोट करती है, जिसको हम पीएफ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रोविडेंट फंड जो है, ये कहीं ना कहीं एक तुक्के के जैसा काम करता है, जिसको हम गुल्लक भी बोलते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम के होंगे वो बच्चे तो भैया इसको पिगी बैंक बोलते हैं। तो ये एक चुके के जैसा काम करता है, जहां पर हम क्या करते थे, तो हमें पापा ने पैसे दिए या मम्मी ने पैसे दिए, उसमें से हमने कुछ पैसा खर्च किया और कुछ पैसा जो है हम इस चुके में डाल देते हैं। और बहुत सारे बच्चे जो होशियार रहते थे ना, वो भैया पूरा पैसा बचा लेते थे, है ना, और अपने भाई बहन का छीन करके खा लिए और अपना पैसा बचा लिए। ठीक है, और सारा का सारा पैसा यहां पर डाल दिए, और जब जरूरत पड़ा तो एक चम्मच लिए या फिर एक कांटी लेकर के ऐसे भुड़क करके पैसा निकाल लेते थे। ठीक है, इसको फोड़ते नहीं थे, क्योंकि फोड़ेंगे तो फिर भैया नया चुका लाना होगा, फिर वहां इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। जस्ट लाइक ऐसे ही प्रोविडेंट फंड भी काम करता है। ठीक है, ये आपका भविष्य को सिक्योर करता है, क्योंकि देखो जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जब तक वो काम कर रहे तब तक उनके पास पैसा आ रहा है, लेकिन जब उनका काम बेरोजगार हो जाएंगे या काम छूट जाएगा या उम्र हो जाएगा, बुढ़ापा हो जाएगा, ठीक है, तो उनके पास पैसा नहीं आएंगे। तो उस समय ये प्रोविडेंट फंड उनको सिक्योरिटी देगा, उनको सुरक्षा देगा, उनका बुढ़ापा अच्छे से चलेगा। या फिर बुढ़ापे में मान लो बच्चे ने भगा दिया मार करके, ठीक है, तो फिर उस समय क्या होगा, उस समय ये प्रोविडेंट फंड आपको सुरक्षा देती है। या फिर जैसे आपने कोरोना में देखा, काफी लोगों का रोजगार छूट गया, बिजनेस छूट गया, व्यापार छूट गया, पैसा आना बंद हो गया, काफी लोग तो भूखे मर रहे थे। कुछ लोगों ने खाना दे दिया, सरकार ने कुछ सपोर्ट कर दिया, तो ठीक है, भूखमरी का समय आ गया, तो यहां पर हमारा प्रोविडेंट फंड आपको सिक्योरिटी देता है। ठीक है, इस समय में ये प्रोविडेंट फंड का पैसा आपके काम आ जाता है। तो हम बात करते हैं प्रोविडेंट फंड पीएफ। ये बेसिकली दो टाइप की होती है, एक होता है ईपीएफ, एक होता है पीपीएफ। ईपीएफ मींस इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड, नाम से ही पता चलता इंप्लॉई के लिए है, मींस कर्मचारी के लिए, स्टाफ के लिए, जो जॉब बेसिस पर या सैलरी बेसिस पर जो काम कर रहे हैं उनके लिए होता है ईपीएफ। और पीपीएफ जो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नाम से ही पता चलता पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए, चाहे वो इंप्लॉई हो या ना हो, स्टाफ हो या ना हो, सैलरी बेसिस पर काम कर रहा हो या अपना बिजनेस कर रहा हो, या पान गुंटी लगा रहा है, या फल बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, फेरी कर रहा है, या कुछ नहीं कर रहा, जो कुछ नहीं कर रहा उसको भी अपने भविष्य का चिंता अगर है, तो वो ये प्रोविडेंट फंड ले सकता है, करा सकता है। ठीक है, और यहां जो प्रोविडेंट फंड में जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आज लगा, आज डाले और कल जा करके निकाल के पीने के लिए, है ना, तो वो नहीं चलेगा यहां पर। ठीक है भाई साहब, यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अगर ईपीएफ है तो फिर आफ्टर रिटायरमेंट 60 साल के बाद, 60 साल के बाद ही आपको ये पैसा मिलेगा। और पीपीएफ है तो 15 साल तक का ये इन्वेस्टमेंट होता है, 15 साल के बाद ही पैसा मिलेगा। हम इसकी चर्चा भी करेंगे। ठीक है, और यहां बिल्कुल रिस्क फ्री होता है, सिक्योर्ड होता है आपका, यहां आपका पैसा नहीं डूबेगा। ये शेयर बाजार नहीं है कि जैसे अचानक आपको एकदम राजा बना दे और एकदम अचानक रंक बना दे। ठीक है, वहां पर तो हाई रिस्क होता है, लेकिन यहां पर लो रिस्क है। यहां पर जो आपका पैसा है ना, उसको इन्वेस्ट किया जाता है म्यूचुअल फंड में, और अदर जो सिक्योर्ड सिक्योरिटीज होती है ना, उसमें पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। पैसा डूबने का कोई चांसेस यहां है ही नहीं। ठीक है, ईपीएफ जो है इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड 1952 1952 में हमारे गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, और पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है 1968 में इसको हमारे गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। देखो, इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड ये इंप्लॉई के लिए, कर्मचारी के लिए, जो स्टाफ है किसी बिजनेस में या इंप्लॉई है सैलरी बेसिस पर काम कर रहे, उनके लिए है। और ये जो है आम जनता के लिए, कोई भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड चाहे वो करा सकता है, अगर उसको लगता है अपना भविष्य को सिक्योर करना, अपनी जिंदगी को सिक्योर करना है, तो वो पीपीएफ ले सकता है। जो ईपीएफ है ना, वही इंप्लॉयर करवाएगा अपने इंप्लॉई का ना, वही बिजनेसमैन जो है ना, वो अपने इंप्लॉई का करवाएगा ईपीएफ, जहां पर 20 या 20 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हो। जैसे मान लो मेरा बिजनेस है, वहां पर मान लो 18 या 19 इंप्लॉई काम करते हैं, तो मैं अपने इंप्लॉई का ईपीएफ अकाउंट नहीं खुलवाऊंगा। लेकिन जैसे ही वहां पर 20 इंप्लॉई या उससे अधिक इंप्लॉई हो जाएंगे, है ना, तो वहां पर मेरे को अपने जितने भी इंप्लॉई है सबका ईपीएफ अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। और एक बार अकाउंट खुल गया ना, तो भैया अगर उस बिजनेस में 20 से कम इंप्लॉई भी हो गए, तो वो ईपीएफ अकाउंट चलता रहेगा, वो बिल्कुल भी रुकेगा नहीं। और अगर कोई इंप्लॉई जो है एक बिजनेस को छोड़ करके दूसरे बिजनेस में जॉब करने के लिए चले जाते हैं, ठीक है, मतलब अपना काम बदल देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि फिर आपको वहां पर दोबारा पीएफ अकाउंट खुलवाना होगा। ये ईपीएफ जो है ना, एक ही बार खुलता है, वन टाइम।
और बात करें पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो ये ऑप्शनल है, ये तो आप पर डिपेंड करता है, अपना भविष्य को सिक्योर करना चाहते हो तो पीपीएफ अकाउंट खुलवा लो, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब देखो ये जो ईपीएफ अकाउंट है ना, ये ईपीएफओ में खुलता है, मतलब इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में ये अकाउंट खोला जाता है। ये जो है ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और यहाँ पर अकाउंट कैसे खुलेगा ईपीएफ का, इसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो दूंगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना, ठीक है। चलिए, और हम बात करें पीपीएफ, तो देखो बैंक और पोस्ट ऑफिस ये दोनों संस्था में आपका पीपीएफ अकाउंट आपका खुलता है, ठीक है। बात करें ईपीएफ में कितना कंट्रीब्यूशन, कितना आप पैसा लगाएंगे एक साल में, तो देखो जितना आपको सैलरी वहां से मिल रहा है जहां पर आप जॉब कर रहे हैं, जितना सैलरी मिल रहा है वो, और प्लस जितना आपको महंगाई भत्ता मिल रहा है, जिसको डियरनेस अलावेंस बोलते हैं, जिसको शॉर्टकट में डीए बोलते हैं, तो दोनों को जोड़ करके जो अमाउंट आता है उसका 12% आप अपने ईपीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा और एक्सपैंड करूंगा। जैसे ये देखो, ये आपका इंप्लॉयर है, मालिक है, और ये कर्मचारी है, इंप्लॉई है, ठीक है। तो इंप्लॉई अगर अपने सैलरी और डीए का 12% अगर कंट्रीब्यूट कर रहा, तो सेम अमाउंट जो है इंप्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा, यही नियम है। लेकिन क्या ये 12% को बढ़ाया जा सकता है, तो हाँ जी बिल्कुल, आप चाहे तो 14%, 15%, 20% भी आप अपने ईपीएफ में डाल सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जितना आप कंट्रीब्यूट करेंगे मालिक भी आपका कंट्रीब्यूट करेगा, आप लोग अपना सलाह मशवरा कर लेंगे आपस में और उसके बाद डाल देंगे। लेकिन इसके बाद हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को थोड़ा सा प्रॉब्लम यहां पर होता है। हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि देखो 12% तक अगर कंट्रीब्यूशन है तब तो भैया हम टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन 12% से ऊपर कंट्रीब्यूशन है ना, तो फिर हम वहां पर टैक्स लेंगे। लेकिन देखो इनकम टैक्स मतलब नाम से ही पता चलता है इनकम पर टैक्स, तो जहां इनकम होगा वहीं तो टैक्स लेंगे ना। तो हम जो पीएफ में पैसा डाल रहे हैं ना, तो वो भैया हमारे लिए इनकम नहीं है, कर्मचारी के लिए इनकम नहीं है। लेकिन जो मालिक जो कर्मचारी के खाते में जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो तो इंप्लॉई के लिए इनकम है ना, ठीक है। तो भैया 12% तक जो है हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है हम टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन 12% से जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन मालिक आपके ईपीएफ अकाउंट में, कर्मचारी के ईपीएफ अकाउंट में करेगा ना, तो उसमें कर्मचारी को टैक्स देना होगा। अब यहां पर बात करते, देखो पीपीएफ अकाउंट में जो है यहां पर इन्वेस्टमेंट होता है, आप जितना पैसा लगाना चाहे सालाना, तो यहां बोलता है कम से कम आपको एक साल में 500 रुपया तो डालना ही पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा आप 1.5 लाख रुपया डाल सकते हैं एक साल में, ठीक है। और उसके बाद देखो ये जो है ना ईपीएफ, वो रिटायरमेंट बेनिफिट है, मतलब आफ्टर रिटायरमेंट ही आपको ये पैसा मिलेगा, जो कि नॉर्मली 60 ईयर होता है रिटायरमेंट का ईयर, ठीक है। और ये जो पीपीएफ है ये 15 साल के लिए होता है, 15 साल के बाद आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहे तो 5 साल के लिए और इस अकाउंट को बढ़ा सकते हैं, चाहे आप उसमें कंट्रीब्यूशन करें ना करें, पैसा लगाए या ना लगाए, 5 साल के लिए आप इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और बात करें इंटरेस्ट का, तो देखो 8 से 9% का इंटरेस्ट आपको मिल जाता है ईपीएफ अकाउंट में, और पीपीएफ अकाउंट में 7% से 8% तक का इंटरेस्ट मिल जाता है। लेकिन अगर इससे भी आपको संतुष्टि ना हो तो आप एनपीएस ले सकते हैं, एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है। और यहां पर आपको 9 से 10% तक का यहां पर जो है आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। और ये थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि यहां पर आपका पैसा जो है शेयर मार्केट में लगाया जाता है, शेयर, बॉन्ड्स, डिवेंचर में पैसा लगाया जाता है, तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। लेकिन आप यहां पर एनपीएस ले सकते हैं, और इसका फुल डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर सकते हो। अब देखो विड्रॉल का क्या कहानी है उसको देखते हैं। इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड ईपीएफ में देखो विड्रॉल, देखो आप अगर पूरा पैसा निकालना चाहते हैं कंप्लीट विड्रॉल, तो भैया आफ्टर रिटायरमेंट, जो कि नॉर्मली 60 ईयर होता है, 60 साल के बाद ही आप रिटायरमेंट के बाद ही ये पूरा पैसा आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर हम पीपीएफ की बात करें तो पूरा पैसा आप 15 साल के, क्योंकि पीपीएफ 15 साल के लिए होता है, 15 साल के बाद आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं। और अगर मान लो कि मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए या पढ़ने के लिए, चाहे खुद का एजुकेशन के लिए, या बच्चों का, या फिर स्पाउस मतलब पति पत्नी का एजुकेशन जो भी है, और मेडिकल भी जो है खुद का या पेरेंट का या बच्चों का या फिर पति पत्नी जो भी है उनका, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट कराना है तो 5 साल के बाद, जब आपका पीएफ अकाउंट खुलाए 5 साल हो जाएगा, उसके बाद आप यहां से पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, ये दोनों काम के लिए। अदरवाइज आपको 15 साल के बाद ही विड्रॉ करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ पार्सली मतलब कुछ विड्रॉल अगर आपको करना है ना, तो आप कर सकते हैं ईपीएफ अकाउंट से, और भैया पीपीएफ अकाउंट से भी कुछ विड्रॉल कर सकते हैं। देखो ईपीएफ से अगर आपको विड्रॉल करना है कुछ पैसा, अब इसमें कितना आप विड्रॉ कर सकते हैं इसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो बना दूंगा,
आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो देखो मेडिकल के लिए, चाहे मेडिकल ट्रीटमेंट खुद का या बच्चों का या पेरेंट का या स्पाउस, ठीक है, या फिर मैरिज जो है खुद का मैरिज या भाई बहन का मैरिज या फिर मान लो बच्चों का मैरिज के लिए, या फिर एजुकेशन भी खुद का एजुकेशन, स्पाउस या फिर बच्चों का एजुकेशन के लिए, या फिर मान लो आप लैंड परचेज कर रहे हैं या बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं या होम लोन लिए हैं, घर बनाने के लिए लोन लिए तो उसको पेमेंट करने के लिए आप यहाँ से कुछ पैसा निकालना चाहते हैं, या फिर घर बनाना चाहते हैं या घर को रेनोवेशन मतलब थोड़ा मरम्मत वगैरह कराना चाहते हैं, ठीक ठाक कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ से कुछ पैसा मिल जाएगा। कितना परसेंट मिलेगा उसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो दूंगा। और बात करें पार्शियल विड्रॉल पीपीएफ में, तो यहां पर भी आप कर सकते हैं, लेकिन 6 साल के बाद। आपका अकाउंट खुलवाए 6 साल हो चुका है तो उसके बाद आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। कितना? तो 50% विड्रॉल, आप आधा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, हो गया। अब हम बात करेंगे टैक्स बेनिफिट की। तो देखो टैक्स बेनिफिट जो है यहां पर, अगर आप ईपीएफ लिए हैं तो जो इंप्लॉई का कंट्रीब्यूशन है, देखो मैं फिर से एक बार चर्चा करूंगा उस बात पर कि जो इंप्लॉई कंट्रीब्यूशन कर रहा है ना, ये इंप्लॉई का कंट्रीब्यूशन है, तो इंप्लॉई का कंट्रीब्यूशन जितना एक साल में हुआ, एक साल में इंप्लॉई ने जितना अपने ईपीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूट किया वो अमाउंट और 1,50,000 रुपया दोनों में जो कम होता है ना, वो अमाउंट आपको अंडर सेक्शन 80C में आपको डिडक्शन मिल जाता है, ठीक है। और पीपीएफ की बात करें तो पीपीएफ मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जितना आप टोटल एक साल में इन्वेस्टमेंट किए, एक साल में जितना इन्वेस्टमेंट किया और 1.5 लाख रुपया दोनों में जो कम होगा वो आपको अंडर सेक्शन 80C में छूट मिल जाता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये प्रोविडेंट फंड अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो एनपीएस बाय बाय टेंशन एंजॉय पेंशन क्या होता है और हमारे इंडियन आर्म फोर्स को इस एनपीएस से बाहर क्यों रखा गया है, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।